हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज उत्तर मुगल काल के बचे हुए कुछ शासक के बारे में मैं जिक्र करूंगा। यानी उत्तर मुगल काल में मैं ऑलरेडी कुछ शासक के बारे में बता चुका हूं। जैसे मैं आपको बहादुर शाह के बारे में बताया था, जहांदार शाह के बारे में बताया था, फर्रुखसियर के बारे में, रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात। ये 5-6 शासक हमारे हो चुके थे। 4-5 शासक हमारे और है, उसके बाद हमारा मुगल काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे करनाल का युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि बताइए पलासी का युद्ध किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, या बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो ये सारे क्वेश्चन सब यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलते हैं। उत्तर मुगल काल में मैंने आपको रफ़ी-उद-दरजात के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे आएंगे मुहम्मद शाह। तो देख लेते हैं हम मुहम्मद शाह के बारे में। मुहम्मद शाह, और मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठेंगे 1719 में, और ये 1748 ईस्वी तक रहेंगे गद्दी पे। मुहम्मद शाह का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर के नाम से ये जाना जाते थे, इनका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। और रोशन अख्तर ये थोड़े रंगीले किस्म के थे, इसलिए लोग इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इनको आप रंगीला बादशाह भी लिख सकते हो इनके बारे में। तो मैं ऑलरेडी आप लोग को ये बता चुका हूं, रंगीला बादशाह आज मैंने बता दिया, लंपट मूर्ख बताया था, साहे बेखबर बताया था। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उत्तर मुगल काल से, ये सारे आपको याद होने चाहिए। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए लापरवाह बादशाह या साहे बेखबर के नाम से कौन जाने जाते थे, किस मुगल बादशाह जाने जाते थे। फिलहाल में मैं मुहम्मद शाह के बारे में हूँ। मुहम्मद शाह के बारे में बोला जाता है कि 1720 में जजिया कर, अब जजिया कर के बारे में ऑलरेडी जान रहे होंगे। जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था, यानी मुस्लिम के अलावा सभी व्यक्ति, सभी धर्मों के लोग यह टैक्स को देना ही था। लेकिन जजिया कर 1720 ईस्वी में पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। यह बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रूप से समाप्त होगा जजिया कर 1720 में। जजिया कर आया था कब? 712 ईस्वी में आया था, जब मोहम्मद बिन कासिम यानी भारत पे आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, तो उन्होंने जजिया कर लगाया था। और जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था मुहम्मद शाह के जरिए। मुहम्मद शाह के जरिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, और वो चीज है करनाल का युद्ध। और आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, करनाल का युद्ध। और करनाल का युद्ध होता है 13 फरवरी 1739 ईस्वी में। और ये बहुत जरूरी है, जरूरी इन द सेंस कि करनाल के युद्ध में नादिर शाह आएंगे और मुहम्मद शाह पे आक्रमण करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि नादिर शाह फारस का एक व्यक्ति है, फारस की तरफ से आता है, और नादिर शाह आता है सबसे पहले अवध। अवध जब आता है तो उसको मिलते हैं हमारे अवध में एक व्यक्ति होते हैं सआदत खां। सआदत खां से वो मिलते हैं और उनसे धन मांगते हैं। तो सआदत खां इस पे बोलते हैं कि साहब, आप मेरे से धन मांगने के बजाय आप दिल्ली चले जाइए। आप मेरे से 20 लाख मांग रहे हैं, दिल्ली जाने के बाद आपको 20 करोड़ मिलेगा। तो ये दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली जाते हैं जब, और दिल्ली जाते कौन है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिल्ली जाने वाला व्यक्ति मेरा है नादिर शाह। नादिर शाह, तो नादिर शाह दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद मुगल बादशाह मुहम्मद शाह से संधि हो जाती है। अभी युद्ध हुआ नहीं है, संधि हो गया। लेकिन मुहम्मद शाह का एक वजीर का पद खाली था, और वजीर के पद पे बैठना चाह रहे थे हमारे अहमद शाह, जो अवध के स्वतंत्र अवध के संस्थापक हैं अहमद शाह। तो अहमद शाह रणनीति अपनाते हैं, वो नादिर शाह को उकसा देते हैं, और नादिर शाह आक्रमणकारी होकर मुहम्मद शाह पे आक्रमण कर देते हैं। और सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध होगा। नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध होगा। इस युद्ध में मुहम्मद शाह पराजित हो जाएंगे और नादिर शाह विजयी हो जाएगा। नादिर शाह विजयी हो जाएगा। उसके उपरांत नादिर शाह क्या करते हैं, तख्ते ताउस
तख्ते ताउस, और तख्ते ताउस में ही लगा हुआ था कोहिनूर का हीरा। ठीक है, तख्ते ताउस पे शाहजहां बैठे थे। ठीक है, शाहजहां अपने सिंहासन के लिए एक तख्ते ताउस यानी सोने हीरे जवाहरात का सिंहासन बनाते हैं और उसके बीच में वो कोहिनूर का हीरा जड़वा देते हैं। तो ये तख्ते ताउस को नादिर शाह अपने साथ लेके चले जाएंगे और साथ ही साथ इनको मिलता है 30 करोड़ रुपया। 30 करोड़ धन हासिल होता है। यानी नादिर शाह का भारत पे आक्रमण करने का मात्र एक मूल उद्देश्य था धन हासिल करना, और धन हासिल ये करते भी हैं, ढेर सारे धन हासिल करते हैं। लेकिन जाते समय नादिर शाह सआदत खां से धन मांगते हैं। सआदत खां से धन मांगते हैं कि भाई ठीक है, मुझे तो पैसा मिला और भी पैसा मुझे चाहिए। तो सआदत खां क्या करेंगे, मजबूरी बस विष पीकर यानी जहर पीकर आत्महत्या कर लेंगे। तो सआदत खां से आप बस इतना याद रखना कि सआदत खां जो है अवध, स्वतंत्र अवध का संस्थापक था, और मुहम्मद शाह के समय में ही बंगाल, अवध, मैसूर ये सारे राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। मोहम्मद शाह से इंपॉर्टेंट बातें क्या है? मोहम्मद शाह से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरा करनाल का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ, कौन पराजित हुआ, कौन विजयी हुआ, पराजय के बाद क्या हुआ। ठीक, बस इतना। अच्छा, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो हमारे हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, अब मोहम्मद शाह के बाद आएंगे हमारे अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद भी एक व्यक्ति आएंगे आक्रमण करने भारत पे, अहमद शाह। और अहमद शाह गद्दी पर बैठेंगे 1748 में और रहेंगे 1754 ईस्वी तक। अब होता क्या है, जब अहमद शाह गद्दी पर बैठते हैं तो एक व्यक्ति होता है, इन्हीं के नाम का व्यक्ति है, जिनका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा अगर पूछना होगा एग्जामिनर को तो ये पूछेगा कि अहमद शाह अब्दाली कहां का शासक था, पहला क्वेश्चन। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो फारस का है, पहली बात ये। और दूसरा, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय में आक्रमण किया था जब मुगल बादशाह अहमद शाह था। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली से एक बात और आता है जो मैं आगे बताऊंगा। बात है 1761 यानी पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा यानी मराठा में होते हैं बालाजी। ठीक है, तो बालाजी के साथ और अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठा पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, जिसमें बालाजी बाजीराव पराजित हो जाएंगे। अब पराजित होने के बाद वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली से एक क्वेश्चन और आएगा कि अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय 5 बार भारत पे आक्रमण किए थे, 5 बार आक्रमण किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कुल मिलाकर ये भारत पर 7 बार आक्रमण किए। ये कभी कभी डिफिकल्ट करना होता है ना क्वेश्चन, तो ये पूछ देता है कि अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह के समय 5 बार आक्रमण करेगा अहमद शाह के कार्यकाल में, परंतु कुल मिलाकर वो 7 बार आक्रमण करेगा। और 7वां बार उसका आक्रमण होगा पानीपत का युद्ध, पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो यहां पे ये बातें मैं मेंशन कर ही दे रहा हूं थोड़ा सा। पानीपत, और पानीपत हुआ था 1761 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था तो मैं अभी बताया, एक तो थे हमारे अहमद शाह अब्दाली, और ये अहमद शाह अब्दाली भारत का नहीं है और ना ही मुगल शासक है। कुछ लोग सोच लेते हैं अहमद शाह अब्दाली का नाम अहमद शाह से रिलेट कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, आगे। और इनके साथ थे मराठा बालाजी बाजीराव। ये हमारे बालाजी बाजीराव हैं, ठीक है, ये मराठा हैं। बालाजी बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं। अब बालाजी विश्वनाथ इनके दादाजी थे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ यानी हम साहू का बात कर रहे हैं, शिवाजी के पोते साहू। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को गद्दी दिया था, पेशवा बनाया था,
उनके मरने के बाद बालाजी प्रथम गद्दी पर बैठेंगे और उनके मरने के बाद बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठेंगे। और ये बालाजी बाजीराव पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाएंगे शाह आलम द्वितीय शाह अहमद शाह अब्दाली से, और ये दुख में आत्महत्या कर लेंगे। और उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा थे वो गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेशवा हमारे 4 हुए थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और हमारे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध और अहमद शाह, तो ये मेरा हो गया मोहम्मद शाह, ये मेरा हो गया अहमद शाह। यहां से क्वेश्चन फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि अहमद शाह अब्दाली कहां का व्यक्ति था और किस मुगल शासक के समय में वो भारत पे आक्रमण किया था, तो अहमद शाह। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, ये याद रखना है। लोग तो बस यही बोल देते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में, लेकिन मराठा कौन था ये आपको जानना है कि मराठा थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे आएंगे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय से ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आलमगीर द्वितीय में बस ये क्वेश्चन पूछता है कि आप देख लो ये 1754 का बात कर रहे हैं, आलमगीर द्वितीय 1754 में बैठेंगे और 1759 तक रहेंगे। अब होता क्या है कि आलमगीर द्वितीय के समय में बस एक ही घटना होती है, अब वो हमारा है पलासी का युद्ध। और आप सब जानते हो बैटल ऑफ पलासी 1757 में होगा, जिसमें सिराजुद्दौला होंगे बंगाल के नवाब और अंग्रेज होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा, अच्छा लाइट कट गया है तो शायद लाइट का कमी हो जाएगा, बट आपको फिर भी दिखेगा, आप देखो। ठीक है, अब पढ़ना चाहते हो तो इतना मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं यहां रोक दूं वीडियो तो फिर से मुझे वीडियो स्टार्ट करने पड़ेंगे, इसे थोड़ा आप मैनेज कर लो। ठीक है, चलते हैं हम आलमगीर द्वितीय के बारे में। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय में ज्यादा नहीं है, कुछ है, आप बस इसका डेट याद रखो 54 से 59 ईस्वी बस। और इसमें बस एक बात याद रखना, उससे ज्यादा नहीं। आलमगीर द्वितीय के समय में पलासी का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध, और यह युद्ध होता है 1757 में। और मैं शायद ये युद्ध बता चुका हूं, अगर नहीं बताया हूं तो मैं बता दूंगा। पलासी के युद्ध होगा, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी होंगे और बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाएगा और वो मारा भी जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। क्वेश्चन बस इतना पूछेगा कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आलमगीर द्वितीय के बाद हमारे गद्दी पे बैठेंगे हमारे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय से क्वेश्चन बनता है, ये 1759 में बैठेंगे और लगभग 1806 तक रहेंगे ये गद्दी पर। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है तो आप देख लो, यहां भी एक युद्ध हुआ है। शाह आलम द्वितीय से सीधे सीधे मैं बताता हूं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 ईस्वी में। आप ये बात याद रखना। बक्सर के युद्ध में थे कौन कौन तो मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा शायद में बताया हूं, और अगर नहीं भी बताया तो मैं यहां शॉर्ट में बता दे रहा हूं। बक्सर के युद्ध में एक तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, एक थे अवध के नवाब, ये पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है अवध का नवाब, और अवध का नवाब हमारा था शुजाउद्दौला। और एक व्यक्ति है बंगाल के नवाब, बंगाल का नवाब होंगे हमारे मीर कासिम। कभी कभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं जो बोर्ड पे लिखा हूं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला भाग लेता है, शाह आलम द्वितीय होते हैं और मीर कासिम होता है। होता क्या है, पलासी के युद्ध के बाद जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो बना देते हैं मीर जाफर को गद्दी दे देते हैं, लेकिन मीर जाफर योग्य नहीं था, इसलिए उनके दामाद मीर कासिम को गद्दी दे दिया जाता है। मीर कासिम क्या करते हैं, अंग्रेजों का विरोध कर देते हैं और ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार में स्थित है मुंगेर, वहां पे ले आते हैं। इससे अंग्रेज अपना उभेलना समझते हैं, अवहेलना, इसलिए मीर कासिम को फिर से गद्दी पर हटा दिया जाता है और मीर जाफर को पुनः गद्दी दे दी जाती है। इससे मीर कासिम
परेशान होकर और ये चले जाते हैं हमारे अवध के पास, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, और उसी समय शाह आलम द्वितीय भी आए होते हैं। ये आपस में तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। और अंग्रेज कौन होंगे? इसके अगेंस्ट में लड़ा जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव लड़ेंगे और रॉबर्ट क्लाइव विजयी हो जाएंगे और ये तीनों हार जाएगा। और ये जब तीनों हारेगा तो 1765 ईस्वी में ये तो भाग जाएंगे, मीर कासिम हमारे भाग जाएंगे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की जाएगी सन 1765, यानी 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी। और ठीक 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी। तो ये बक्सर का युद्ध याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था हमारा बक्सर का युद्ध। अच्छा, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम आप याद रखिए कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक जो नाम है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। वास्तविक नाम था इनका अली गौहर, अली गौहर, ठीक है। अब मेरे 2 शासक और बच रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध अगर मैं नहीं पढ़ाया हूं और प्लासी के युद्ध नहीं पढ़ाया हूं तो मैं ये दोनों डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि यहां से पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा पंजाब में, पंजाब में भागीरथी नदी के बाएं तट पे हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब चलते हैं, और बक्सर का युद्ध मेरा हुआ है बिहार में। बिहार में एक जगह है बक्सर, बक्सर जिला है हमारा, ठीक है। बक्सर जिला में और बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं। एक तो बक्सर का युद्ध हो गया, एक चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। बक्सर के युद्ध में 3 शासक हैं और गवर्नर जनरल हमारा रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं चलता हूं, आलमगीर द्वितीय हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया। इसके बाद हमारे आएंगे, और आप सबको पता है अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय एक बचा, और एक मुगल बादशाह का अंतिम शासक जफर। तो हम चलते हैं पहले अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय से बस एक क्वेश्चन पूछता है राजा राम मोहन राय को लेकर। कहा जाता है अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय, उस समय उनका नाम था, राम मोहन राय को भेजा जाता है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल किस लिए भेजते हैं पता है? अकबर द्वितीय वो पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के अधीन था, यानी अंग्रेज इनको पेंशन दे रहे थे। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए, पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के नेतृत्व में शासन कर रहा था, तो वो होंगे हमारे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय वैसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेज के अधीन काम कर रहे हैं और इनको पेंशन मिल रहा था, ये पेंशन भोगी थे। अंग्रेज जितना पैसा दे दे उसी पे ये अपना काम चला रहे थे। और कहा जाता है इनका शासन मात्र दिल्ली के अपने ही क्षेत्र में था, उससे ज्यादा नहीं। अकबर द्वितीय अपने पेंशन की बढ़ोतरी के लिए यानी राम मोहन राय को भेजते हैं ये ब्रिस्टल की, जाइए और महारानी से बात कीजिए कि मेरा पेंशन बढ़ा दिया जाए। राजा राम मोहन राय तो जाते भी हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह बात याद रखना, पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो वो हमारे थे अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर द्वितीय से यही बात था। अब आएंगे हमारे मुगल बादशाह अंतिम, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर से और कुछ मत याद रखना, बस एक क्वेश्चन छोटा सा कि ये बहादुर शाह जो है वो जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। जफर के नाम से कविता लिखते थे, इसलिए इनको जफर के नाम से जाना गया। होता क्या है, बहादुर शाह जफर करते क्या है, 1857 ईस्वी की बात है, और 1857 में एक क्रांति भी हुई थी, 1857 ईस्वी की क्रांति। ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पर्पज से और पीटी के पर्पज से भी, ठीक है। तो 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई तो जफर साहब को पता भी नहीं था, और सेना दिल्ली पहुंच गई और जफर साहब को क्रांति का लीड करने के लिए यानी क्रांति के मुख्य अधिकारी के रूप में इनको आगे कर दिया गया, और जफर को पता भी नहीं था। जफर काफी बुजुर्ग आदमी थे,
काफी बुजुर्ग, इनको पता भी नहीं चल रहा था कि मेरे साम्राज्य में हो क्या रहा है। तो जो अधिकारी लोग थे यानी जो फौज लोग थे वो दिल्ली पहुंच गए और इनको 1857 ईस्वी का अधिकारी घोषित कर दिया। अब जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है कि हमारे ही शासन में पल रहा बहादुर शाह जफर हमसे ही गद्दारी कर दिया है, तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया जाएगा और कैद करके इनको रंगून भेज दिया जाएगा। ये बात याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। जफर को कैद करके रंगून भेज दिया जाएगा और जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाएगी। अब एक बात छोटी सी, मुगल बादशाह का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो जफर के नाम से कविताएं लिखता था। उसकी मृत्यु कहां और कब हुई? रंगून में हुई थी 1862 में। तो यहां तक मेरा मुगल बादशाह था, मुगल वंश मेरा खत्म हो गया। अब हम आगे चलेंगे, स्वतंत्र राज्य हम देखेंगे। जैसे में मैसूर पढ़ना है, मैसूर में आपको हैदर अली के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मद्रास की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, कब कहाँ टीपू सुल्तान कब मरा, उसके पिताजी की हत्या कब हुई। हमको बंगाल पढ़ना है, बंगाल में आप देखोगे कि बंगाल में आएंगे मुर्शिद कुली खां, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करेंगे और उसके बाद बंगाल में आपको सिराजुद्दौला पढ़ना है। सिराजुद्दौला ही होगा जो हमारे प्लासी के युद्ध में भाग लेंगे और बेचारे मारे जाएंगे। बंगाल में ही ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है 20 जून 1756 को, जिसमें काफी अंग्रेज, एक कोठरी होती है छोटी सी, उसमें लगभग 143 अंग्रेज को कैद कर दिया जाता है सिराजुद्दौला के जरिए, जिसमें से लगभग 120 लोग मर जाते हैं। तो ये घटना, ये सिनेरियो सारा चलेगा इसके बाद। और जस्ट उसके बाद मैं चलूंगा धार्मिक आंदोलन, राजा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो आज तक का यही तक मेरा क्लास था। जाते जाते एज यूजुअल आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि बक्सर के युद्ध में बंगाल का शासक कौन था जो बक्सर के युद्ध में साथ दिया था? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अच्छा, एक मैं बात भूल गया, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो, ये बात याद रखना। और प्लासी के युद्ध में मैं बता चुका हूं। तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, एज यूजुअल कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अपना पढ़ाई कीजिए। सचिवालय का एग्जाम बिहार में जल्दी ही होने वाला है। फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है, 30 तारीख तक है, 30 मई तक। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है डाल दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी जॉब है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।